नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य के तमाम विषयों को जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है उसको हम कवर करते हैं। फिलहाल हम रिवीजन कर रहे हैं, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं जो कि एग्ज़ाम्स में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो देखिए, आप हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिन तथ्यों को आज हम देखने वाले हैं वे नेट और जितने भी हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम है, बीपीएससी जो बिहार का होने वाला है, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं जैसे कि सीटेट का दे, जिसमें भी हिंदी सब्जेक्ट को लिया जाता है, हिंदी साहित्य को लिया जाता है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज हम जिनके भी बारे में पढ़ेंगे, जिन भी साहित्यकारों को देखेंगे, वे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के वे रत्न कहे जा सकते हैं। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है 1907 में हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है और क्रम वाले प्रश्नों में बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है 1907 में हुआ है। 1979 1980 से एक साल पहले इनकी देहांत हो गया। आलोचना ग्रंथ इनके देख लीजिए। इन्होंने आलोचना ग्रंथ जो लिखे हैं, सूर साहित्य 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। कबीर 1942 में और कालिदास की लालित्य योजना 1965 में। तो ये आपको पता है कि कितने इम्पोर्टेंट हैं और इनसे कितनी बार प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इनको जरूर देख लीजिए। उसके बाद आते हैं रामचंद्र शुक्ल। देखिए, कुछ चीज़ों को मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले वाले जो लेक्चर लिए हैं उनमें भी इन रचनाकारों पे बात की है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इनसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी एक अमूल्य निधि कह सकते हैं हिंदी साहित्य के लिए, और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत रचना है। 1884 में इनका जन्म हुआ है, 1941 में देहांत हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास पे इन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखी है, 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। भ्रमर गीत सार सूरदास के ऊपर भी लिखा है, 1925 ईस्वी में। काव्य में रहस्यवाद 1929 में, और इसी काल की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का। और रस मीमांसा 1949 ईस्वी। रस मीमांसा पूछा जा चुका है पिछली बार एग्जाम में, तो जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। राम कुमार वर्मा, इनको भी देख लीजिए। राम कुमार वर्मा का जो जन्म है 1905 में हुआ है। मार्क्सवादी लेखक माने जाते हैं। 1990 में इनका देहांत हुआ है। साहित्य समालोचना 1938 ईस्वी का ग्रंथ है, और साहित्य शास्त्र 1955 ईस्वी का। तो साहित्य समालोचना और साहित्य शास्त्र, ये दोनों ही इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं किताबें हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, नामवर सिंह 1926 में इनका जन्म हुआ है, 2019 में इनका देहांत हुआ है। और आलोचना ग्रंथ देखें तो छायावाद 1955 ईस्वी, इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी, कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी। तो ये सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है, फिर कोई सी भी बात हो। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में मैंने पहले भी बताया है। 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। लल्लू लाल और प्रेम सागर और सदल मिश्र जो थे, इसके भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में हुई थी, न कि 1855 में। और भीमराव अंबेडकर से जैसे कि वादों के बारे में पूछा जाता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बता रखा है। तो लल्लू लाल का जन्म जो है 1763 में हुआ है। आगरा के रहने वाले थे, और इनकी रचनाएं जो हैं सिंहासन बत्तीसी और बैताल पच्चीसी, ये सारी जो रचनाएं हैं इनकी, ये रचनाएं हैं। देखिए, सिंहासन बत्तीसी 1801 की है, बैताल पच्चीसी 1801 की है। फिर है माधोनल सिंधिया 1801 ईस्वी की रचना है। फिर है राजनीति 1802 की है। शकुंतला नाटक 1801 ईस्वी की है। फिर है सभा विलास 1815 ईस्वी की। फिर है माधव विलास 1817 ईस्वी की है। फिर है लाल चंद्र का 1818 ईस्वी की, बिहारी सतसई पे आधारित है।
बिहारी सतसई के बारे में भी इन्होंने लिखा है, सॉरी टीका लिखी है, वो भी 1818 की है। तो ये सारी की सारी जो रचना है ये इनकी है। देखिए यहाँ पे जो कांग्रेस का स्थापना है सही लिखा हुआ है, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम और दादा भाई नारोजी और दिनशा वाचा, ये सभी जो थे, मतलब दादा भाई नारोजी और A.O. ह्यूम, ये इसके प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। दादा भाई नारोजी को ओल्ड मैन ऑफ, मतलब इनको एक बुजुर्ग, मतलब बुजुर्ग, बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब समझदार व्यक्ति कहे जा सकते हैं, जिन्होंने उस समय इन्होंने कांग्रेस की स्थापना करवाई। आप देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उन पर ही चर्चा करूँगा खाली। तो आपको अम्बेडकर के बारे में पता होगा, उनके वाद के बारे में भी पता होगा, तो ये पॉइंट्स को हम छोड़ेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो उसको आप इससे पहले वाले लेक्चर में भी देख सकते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, जो है ये देखिए, हाँ, शब्दार्थ सहित काव्यम पूछा जाता है कि ये जो मतलब स्टेटमेंट है किसकी है, तो भामा की है। भामा जो है 6ठी शताब्दी के आचार्य हैं, भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य हैं, और इनके द्वारा कही गई है शब्दार्थो सहितम काव्यम। जो काव्य है वो शब्दार्थ, मतलब शब्दार्थ के अंतर्गत ही निहित होती है, शब्द के अर्थ में निहित होती है, तब जाके वह काव्य का रूप ग्रहण करती है। ठीक है, और सही विकल्प जो है शब्दार्थो सहितम काव्यम, ये प्रश्न से उठाया गया है। और इसको देख लीजिए, ये जो भामा की जो रचना है, काव्यालंकार ग्रंथ इनकी रचना है, काव्यालंकार ग्रंथ जो है इनकी रचना है। और इसको देख लीजिए, हाँ, काव्यालंकार के भाग 6 परिच्छेद में ये बात कही गई है। काव्यालंकार में अलंकार 38 अलंकारों के बारे में चर्चा की गई है, और भामा का जो समय है वह 6ठी शताब्दी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसको भी देख लीजिए, रुद्रट पूछा जाता है, 9वीं सदी के आचार्य हैं, और ये सभी भारतीय आचार्य हैं। ननु शब्दार्थ काव्य, और वामन को भी देख लीजिए, 8वीं शती के हैं। काव्य शब्दार्थो यंगुलालंकार संस्कृत्यो, ठीक है। कुंतक 10वीं शताब्दी के हैं, वक्रोक्ति जीवितम इनकी रचना का नाम है, और इसके अंतर्गत लिखा गया शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार, मतलब कि काव्य वह नहीं जो सीधे सीधे कह दी जाए, काव्य वो है जो कि बात को घुमा के कहना ही कोई काव्य है। तो मतलब जैसे कि किसी बात को आप घुमा के कह रहे हैं, अलग ढंग से कह रहे हैं, वही काव्य है। तो इन्होंने ये बात कही है, तो ये सारी की सारी बातों को जरूर आप ध्यान रखिएगा। देखिए, हाँ, मैं जैसा कि आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं आपके लिए सभी यूनिट के मिक्स चीज़ों को लेके आता हूँ। तो देखिए, परिंदे कहानी का जो कथानक एक कॉन्वेंट स्कूल के इर्द गिर्द घूमता है। परिंदे कहानी आपने पढ़ा है, निर्मल वर्मा इसके रचनाकार हैं। 1960 में परिंदे कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ है। तो देखिए क्या है, कॉन्वेंट स्कूल में जो मालती है वह एक अध्यापक के रूप में पढ़ाती है, और कॉन्वेंट स्कूल जो है इसका परिदृश्य है। परिंदे कहानी का जो कथानक है कॉन्वेंट स्कूल के इर्द गिर्द घूमता है। उस पहाड़ी इलाके में अंग्रेजों का बहुत प्रभाव दिखता है। जो कॉन्वेंट स्कूल है ना, एक पहाड़ी इलाके में है, और वहाँ मतलब सर्द इलाका है, ऐसा समझ लीजिए, वैसी जगह पे वो कॉन्वेंट स्कूल है। फिर देख लीजिए क्या है, अतः अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग इस कहानी में ज़्यादा है, मतलब इंग्लिश के जो शब्द है ना उसका अधिकता है इस कहानी के अंतर्गत। उदाहरण देख लीजिए, लैम्प का यूज़ किया गया है, हॉस्टल, फिर है डिनर, फिर है रेजिमेंट, चैपल, ब्लॉक, फिर है नाइट रजिस्टर, गुड नाइट, मिडोज, थैंक यू, ये सारे शब्दों का प्रयोग हमें इस कहानी के अंतर्गत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी। देख लीजिए, निर्मल वर्मा के बारे में जान लीजिए। निर्मल वर्मा 1929 में इनका जन्म हुआ है, 2005 में इनका देहांत हुआ है। हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक मूर्धन्य कथाकार माने जाते हैं, और पत्रकार भी थे। इनके कहानी संग्रहों को जरूर देख लीजिए, क्योंकि पूछा जाएगा इससे। परिंदे 1959 ईस्वी, 60 नहीं 1959 है, और जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, मेरी प्रिय कहानियाँ 1973 ईस्वी। तो परिंदे कहानी संग्रह के बारे में पूछा जाता है, और इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है।
अगर यात्रा संस्मरण की बात करें तो यात्रा संस्मरण व डायरी सलीम जो कहानियाँ मतलब जो रचनाएं लिखी गई है, चीड़ों पर चांदनी, जैसा कि आपको पता है चीड़ों पर चांदनी ये जो रचना है 1963 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। हर बारिश में 1970 ईस्वी में, और धुंध से उठती धूल 1977 ईस्वी में। तो ये जो रचनाएं हैं ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं और महत्वपूर्ण हैं, तो इनको जरूर याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम देखें तो ये मैंने पहले भी बताया है आपको, तो इसको आप देख सकते हैं कर्म तत्पुरुष समास। वैसे ये ज़्यादा सवाल बनते नहीं इनसे, तो आपको जो पीडीएफ दी जाएगी उसमें आप इसको जरूर देख लीजिएगा। आप इसको देख लीजिए, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश की रचना है 1958 ईस्वी की रचना है, और यह एक ऐतिहासिक नाटक पर आधारित रचना है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के नायक जो हैं संस्कृत के महान कवि कालिदास हैं, और यह नाटक जो है 3 अंकों में बटा हुआ है, विभाजित है। कालिदास, मल्लिका, अंबिका, विलोम तथा प्रियम मंजली, ये सारे के सारे इसके प्रमुख पात्र हैं। तो पात्रों का मिलान भी आता है, तो कालिदास नाटक से लिए गए हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक की घटनाओं का सही क्रम आए तो देखिए, मल्लिका घाटी की पगडंडी से नीचे उतर रही है। मतलब क्या है, अगर आपने कालिदास ये जो नाटक पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहला जो दृश्य दिखाते हैं कि मतलब मल्लिका जो है पहाड़ के नीचे से उतर रही है एक हिरन के पीछे, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए ये सारी चीज़ें दिखाता है ना। तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ, फिर है दंतुल के बाण से हिरण शावक आहत होता है। ग्राम का उत्सव कोलाहल और अंबिका के मन को और अशांत करेगा। तो ये सारी की सारी जो है घटनाएं संकलित है। मोहन राकेश के नाटकों को जरूर से जरूर देख लीजिए, पूछे जाएंगे। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, पैर तले की जमीन अधूरा नाटक है, और इसका जो प्रकाशन है नहीं हुआ है। तो देखिए, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी की है, आधे अधूरे 1969 ईस्वी की। तो आधे अधूरे नाटक जो है मोहन राकेश का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आधुनिक जीवन पर आधारित नाटक है, जो कि आधुनिक समय के यथार्थ को बहुत ही मतलब गहराई से समझाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाटक है, और यह भी नाटक जो है आपके सिलेबस में लगा हुआ है। अगर हम इनकी एकांकी देखें तो अंडे के छिलके, आपने अगर आपके पास सीबीएसई बोर्ड रहा होगा तो आपने 9th या 10th में अंडे के छिलके ये जो कहानी है लगी हुई है। सिपाही की माँ, फिर है प्यालियाँ टूटती है, बहुत बड़ा सवाल। ये सारे के सारे जो है एकांकी किनकी है, तो ये सारी की सारी जो एकांकी है मोहन राकेश की है। अन्य रचनाएं देख लीजिए, रात बीतने तक ध्वनि नाटक है, और छतरियाँ पार्श्व नाटक है, फिर है शायद बीज नाटक है। तो ये सारी की सारी रचनाएं एक बार पता होनी चाहिए। मोहन राकेश के बारे में देख लीजिए, इनका जो जन्म है 1925 में अमृतसर पंजाब में हुआ। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। तो नई कहानी आंदोलन के अगर पूछा जाए सशक्त हस्ताक्षर किसको माना जाता है, तो मोहन राकेश को माना जाता है। मोहन राकेश के उपन्यास भी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हैं। तो अंधेर बंद कमरे 1971 ईस्वी की रचना है। अंतराल 1973 ईस्वी की रचना है। न आने वाला कल 1968 ईस्वी की रचना है। कांपता हुआ दरिया जो कि अपूर्ण है, यह भी इन्हीं की रचना है। और देख लीजिए उसको, हाँ देखिए, जो कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि मैं केवल आपको अब इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको पता है जो सिरमौर कहे जा सकते हैं एक तरह से कृष्ण काव्य के, वो हैं सूरदास। फिर आ जाते हैं नंददास, परमानंद दास और कृष्णदास। और भी जो अष्टयाम कवि हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। विट्ठल नाथ के जितने भी मतलब शिष्य हैं, और उनके पिता के जितने भी शिष्य हैं उनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, है ना। तो वो उन सभी, हाँ
हाँ देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। चित्त कोबरा उपन्यास जो रचना है मृदुला मृदुला गर्ग की रचना है। चित्त कोबरा उपन्यास पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट भी है। मृदुला गर्ग के अगर हम और उपन्यास देखें तो चित्त कोबरा जो कि 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, कठगुलाम 1996 ईस्वी का है, उसके हिस्से की धूप 1975 ईस्वी की है, मैं और मैं 1984 ईस्वी का है। तो इनको जरूर आप ध्यान रखिएगा, और यही सारी सारी जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप याद करने की कोशिश कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके तो आपने जितना पहले पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रिवीजन से ही मतलब जीत सकते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा जो है रिवीजन करना है, पुरानी चीज़ों को देखना है, जिससे आप क्या उन सभी चीज़ों को याद रखने में सक्षम हो पाए, क्योंकि हम पढ़ते बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मतलब आते हुए चीज़ें हम सही नहीं कर पाते, तो वो दिक्कत आपके साथ ना हो। तो इसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ जुड़े रहिए, साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको केवल कंटेंट नहीं, आपको पीडीएफ भी देता हूँ। और इसके लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए, उनसे भी चैनल को कहिए कि सब्सक्राइब करेंगे अगर वो हिंदी साहित्य से जुड़े हैं। और आप भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप हिंदी साहित्य के एस्पिरेंट हैं तो ये आपके लिए उतना ही लाभदायी होगा जितना कि अन्य किसी और के लिए। तो आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाइए, और देखिए जो भी कहना है कमेंट में आप बोल सकते हैं, कमेंट खुला हुआ है और हो सकेगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप जितना मतलब जिस कंटेंट को चाहते हैं उस पर भी कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उस कंटेंट को लाने का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग बने रहिए और साहित्य गुरु चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।